आप सभी का फिर से स्वागत है पुनः। और देखिए इस सेशन में हम ये देख रहे हैं ब्रिटिश, ये कुमाऊं और ये गढ़वाल। तो ये हम अभी स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले ये कीर्ति शाह जी के बारे में कुछ ये लाइनें हैं वो मैं आपको समझा दूं, उसके बाद में इस सेशन पे हम आएंगे। देखिए ये कीर्ति शाह जो है ये टिहरी रियासत के ये नदेश से हैं। गढ़वाल ये जुम्मन नदेश नहीं, ये टिहरी रियासत के हैं। और इनके संबंध में क्या क्या चीजें जो इम्पोर्टेंट हैं, देखिए। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि ये कीर्ति शाह जो है ये दिमाग के बहुत ही होशियार वो थे, बच्चे थे, व्यक्ति थे, ठीक है। और जिन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है ये बरेली से ली थी। और उसके उसके बाद में उच्च शिक्षा लेने के लिए ये जो जयपुर गए थे। वहाँ पे एक कॉलेज का नाम आता है मेयो कॉलेज। वहाँ से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। और हालांकि ये बहुत ये शिक्षित और ये विद्वान शासक ये रहे हैं। और उनकी योग्यता से ही प्रभावित होकर, यानी कि कीर्ति शाह की योग्यता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें द कंपेनियन ऑफ इंडिया एंड नाइट कमांडर जैसी उपाधियों से नवाजा था। तो ये कभी भी आ सकता है कि कंपेनियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है या किसे नाइट कमांडर की उपाधि दी गई थी। तो कीर्ति शाह को दी गई थी। और कीर्ति शाह जो टिहरी रियासत के लिए शासक थे, और किन के द्वारा कर दी गई थी, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा। भाई भाई ब्रिटिश सरकार सिर्फ टिहरी रियासत के शासकों को ये चीजें क्यों दे रही थी? क्योंकि देखिए इसकी जो कहानी शुरू होती है सुदर्शन शाह से। सुदर्शन शाह जो थे ब्रिटिश सरकार के, एक तरह से आप समझ सकते हैं मतलब कि आप वैसे गुलाम समझिए या जो भी कहिए, क्योंकि उनके आपस में जो संधियां हुई थी उसके अनुरूप में ये भी था कि टिहरी रियासत का जो भी शासक होगा उसे जो है ब्रिटिश सरकार के अधीन या फिर उनकी बातों को मानना पड़ेगा। इसी वजह से आगे आप लोग ये देखेंगे, या प्रताप जो है प्रताप शाह के संबंध में भी हमने ये देखा, ठीक है। तो अब टिहरी रियासत में उसके बाद में धीरे धीरे जो चीजें ब्रिटिश ये कालीन हुआ हुआ करती थी, वही चीजें जो है टिहरी रियासत में भी फॉलो हो रही थी। वहाँ पे भी अंग्रेजी शिक्षा की वहाँ शुरुआत होती है, टाइप राइटर की वहाँ शुरुआत होती है, हाई कोर्ट की भी शुरुआत होती है। यानी कि ब्रिटिश के समय में जो भी एक्टिविटी थी, वही जो है एक्टिविटी टिहरी रियासत में भी फॉलो हो रही थी। ये शुरू में संधि में ही ये चीजें हुई थी कि उनको हमेशा ही जो टिहरी रियासत के नदेशों को ब्रिटिश शासन के अधीन ही रहना पड़ेगा। तो ये सब चीजें वही थी। कीर्ति शाह और इसके आने वाले भी जो भी शासक थे, सभी शासक, मतलब कि हम सुदर्शन शाह से लेकर अन्य जो भी हैं, वो सभी जो है जनरली अधीन रहे हैं ब्रिटिश सरकार के। तो कीर्ति शाह ने भी ये ब्रिटिश सरकार के लिए ऐसे बहुत सारे जो काम किए होंगे। इसी वजह से इन्हें ब्रिटिश सरकार ने कंपेनियन ऑफ इंडिया और नाइट कमांडर की उपाधियां से नवाजा था। और इन्होंने इसके बाद में ये इंग्लैंड भी गए थे वहां घूमने के लिए। तो वहां पर इनको 11 तोपों की सलामी भी दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा कीर्ति शाह को, ठीक है। और ये अपने समय में मेधावी छात्र हुआ करते थे। तो ये चीजें आप लोग समझ गए। उसके बाद में जब ये वापस आते हैं इंग्लैंड से, तो अपने टिहरी रियासत में कई सारी वेधशालाओं का निर्माण ये करवाते हैं, ठीक हो गया। और इसके बाद में सौर मंडल के अध्ययन करने के लिए कई ये सारे दूरबीनों को भी लगवाते हैं। क्योंकि ये सब चीजें कहाँ से इनको ये चीजें ये अगर मिलने वाली थी या जिनको प्राप्त होने वाली थी, ये चीजें इनको ब्रिटिश सरकार से मिल रही थी, ठीक हो गया। और ये कीर्ति शाह इतने इतने धार्मिक और इतने सही व्यक्ति ये माने जाते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि अकबर के प्रतिबिंब। जिस प्रकार से अकबर भारतीय इतिहास में धार्मिक मतलब कि अब धार्मिक प्रवृत्ति का वो व्यक्ति था, यानी कि भेदभाव, यानी कि सभी धर्मों को एक रूप में जोड़ना चाहता था। तो इसी प्रकार से कीर्ति साहब भी जो थे, ये भी इसी प्रकार के व्यक्ति थे। लेकिन इन्होंने कभी ये मतलब कि जैसे कि जो अकबर ने तो ये दीन ए इलाही और अन्य वो चीजों को फॉलो या ये शुरू जो करवाया था। हालांकि इन्होंने तो ऐसा नहीं करवाया, लेकिन इन्होंने सभी धर्मों के लोगों को ये एक बार अपने पास बुलाते थे, ठीक है। यानी कि सभी धर्मों से जो जुड़े हुए लोग थे उनको अपने पास बुलाते थे और उनके विचारों को सुनते थे कि कौन से धर्म का व्यक्ति या उस धर्म के संबंधित लोग जो है क्या चाहते हैं। तो उनमें उनको एक रूपता ये देना चाहते थे। कौन? जी कीर्ति शाह, ठीक है। ये चीजें सब चीजें ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद में इन्होंने कीर्ति नगर की स्थापना भी करते हैं और उसी को ही ये क्या करते हैं, अपनी राजधानी बना लेते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोग माइंड में सेटअप रखिए, ये कीर्ति शादी के बारे में ये सब चीजें हो रही है। तो चलो अब मैं बढ़ूँ आगे। तो ब्रिटिश कुमाऊं और गढ़वाल की बात हो रही है।
तो चलो इसको हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो 1815 की बातें हैं, तो इस क्षेत्र का ये प्रथम जो कमिश्नर था एडवर्ड ये गार्डनर था। ठीक हो गया, इसको नियुक्त ये किया गया, ये केवल 6 महीने तक रहा। उसके बाद में ये ट्रेल को कमिश्नर का पद जो दिया गया, तो इसने बहुत सारे ऐसे संशोधन किए, कई सारे सिस्टमों को इसने किया गया था लॉन्च, इसने करवाया था अपने ब्रिटिश शासन के क्षेत्रों में। ठीक हो गया, यानी कि जो कमिश्नर का जो पद हुआ करता था ये सर्वोच्च जो पद माना जाता था, उसके अधीन में ये जिले के अधिकारी हुआ करते थे, फिर परगना अधिकारी होते थे, फिर यहाँ तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार, फिर कानून को, फिर पटवारी। तो ये व्यवस्था जो थी रेवेन्यू से रिलेटेड थी। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मैंने बता रखा है कि सबसे ज्यादा जो पैसा आता था वो रेवेन्यू के मार्गों से ही आता था, वो चाहे रियासत के समय में आता हो या फिर वो जो है नरेशों के समय में वो चीजें आती हों। तो इनके समय में ये चीजें भी हो रही थी। तो इसी की रूपरेखा जो है आज भी हम देखते हैं, यही बिल्कुल फॉलो होता है हमारे भारत में भी। तो ये सब ब्रिटिश सरकार की ही ये मतलब कि देन है। और ये कमिश्नर जो होता था ये जनरली मंडल का उच्चायुक्त होता था। ठीक हो गया। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अभी अब इन दो चीजों को तो हमने यहाँ पर देख लिया है। देखिए इसको दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक बार किसी समूह गौ के एग्जाम में ये सवाल दिया गया था कि तराई जिले का गठन कब हुआ। आप लोगों को, अगर आप लोगों ने दिया होगा या कभी आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, तो इसका आंसर है 1862 में तराई जिले का गठन हुआ था। ठीक है, याद आप लोगों को आया कुछ या नहीं, बताइए मुझे। ये सवाल कहीं पर आप लोगों ने देखा है, यस और नो? चलिए मैं बढ़ूं आगे। तो 1871 में, ठीक है, देहरादून को सहारनपुर ये जिले से अलग करके, और ये बाद में क्या होता है कि ये जिले का निर्माण ये कर लिया जाता है। 1871 में एक चीज और होती है, जल्दी से मुझे बताइए, उत्तराखंड से संबंधित है। 1871 में ऐसा क्या होता है, कुछ हुआ है ना, जल्दी से बताओ मुझे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए 1851 में, अभी इन चीजों को भी देख ही लिया है हमने, तो दोबारा से इसको चलिए मैं समझा भी देता हूँ एक बार। 1891 में जो है कुमाऊं के 6 और तराई के 7 ये परगनों को ये मिलाकर जोड़कर नैनीताल ये जिला जो बनाया जाता है। बाकियों को अल्मोड़ा जिले के अधीन में रखा जाता है, यानी कि 2 जिले यहाँ पे मतलब कि फाइनली निकल के सामने आते हैं। और तीसरा होता है पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, और फिर एक होती है टिहरी रियासत। तो इन चीजों को माइंड में सेटअप रखिए। अच्छा देखिए, फिर 1815 में ये प्रथम कमिश्नर के भीतर में कितनी तहसीलें हुआ करती थी, तो 9 तहसीलें हुआ करती थी। ठीक है, चलिए हाँ आपका आंसर सही है। 1871 में मैंने अभी आप लोगों से सवाल पूछा था, अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, इसका प्रकाशन शुरू होता है। अब बताइए कि अल्मोड़ा अखबार के ये प्रकाशक जो कौन थे, ये भी मैंने आप लोगों को सेशन में समझा रखा है ना, बताओ। चलो मैं बढ़ता हूँ आगे। तो अल्मोड़ा ये जो है काली कुमाऊं, और ये पाली पछाऊ, कोटा, सोर, रामगढ़, ये सारे जो है ये इसके अधीन में ये तहसीलें हुआ करती थी, 9 की 9। ठीक है, ये चीजें ध्यान में आप लोग रखिएगा। अब देखिए अल्मोड़ा, देखिए अब ये नाम कहाँ से आता है। देखिए 1816 में द्वितीय ये कमिश्नर जो थे जिनका नाम था ट्रेल, तो इन्होंने इन तहसीलों को अल्मोड़ा में मिलाकर इस नई तहसील को हजूर ये तहसील का नाम दिया था। ठीक हो गया, इन्हीं सभी को जो ऊपर ये 9 के 9 यहाँ पर मतलब यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, इनको एक ये बृहद रूप में इनको मतलब जोड़कर और अल्मोड़ा के रूप में इन्होंने ये नाम दिया था। बस इतना ध्यान में आप लोगों को रखना है। फिर 1839 में क्या होता है, ये भी अभी हमने देखा है। तो ये पृथक जिला बनने के बाद गढ़वाल में एक ही तहसील थी जिसका मुख्यालय जो है पौड़ी गढ़वाल या पौड़ी था। ठीक है, तो ये डेट आपको यहाँ पर ध्यान रखना, कभी भी आ सकता है। अब ये भविष्य में ये सवाल, ये 2 सवाल कभी भी आ सकते हैं, ये और ये नीचे वाला 1860 वाला। तो 1860 भाभा तहसील का गठन होता है तथा इसका मुख्यालय हल्द्वानी को बनाया जाता है। देखिए हल्द्वानी का जो एरिया है इसे जो भी लगा हुआ है, इसे भाबर क्षेत्र के अंतर्गत में इसे माना जाता है। कभी अगर हल्द्वानी ये हल्द्वानी ये तहसील और या फिर भाभा तहसील कभी आपको दे दिया जाए, तो 1860 आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसमें इसका निर्माण हुआ था। और नैनीताल की बात करेंगे तो 1891 में नैनीताल की ये तहसील का निर्माण हुआ था, 1891 में। ठीक है,
तो चलिए हम बढ़े अब आगे की ओर और देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। चलिए अब टिहरी राज्य की थोड़ी सी बात हम कर लेंगे। अभी तक तो हमने एक रूपरेखा उसकी रपट देख ली है, यानी कि ब्रिटिश के समय में ये मतलब चीजें हुई थी। अब टिहरी राज्य में देखें तो 1920 के भू प्रबंध से पहले ये टिहरी में में टोटल जो है ये जो है इसमें 6 परगने और 91 ये पट्टियां हुआ करती थी। ठीक है, तो इतनी चीजें ध्यान में आप लोग देखिए। पट्टियों का संबंध जो है जो भी ग्रामों के रूप में भी लिया जा सकता है। और 1920 के अगर बाद की बात हम करें तो राज्य में कुल 11 परगने और 80 पट्टियां जो है बनाई गई थी। ठीक है, जो गांव किसी पट्टी के अंतर्गत जो भी नहीं आते थे उन्हें फुटकर गांव कहा जाता था। ये भविष्य में आ सकता है कि फुटकर गांव ये किसे कहा जाता था, क्योंकि ये पट्टियां जो हुआ करती थी ना ये गांवों से संबंधित ये हुआ करती थी। जैसे सपोज ये जो है ये 5 गांव है, 3 4 5, तो इनको ये मिलाकर इनको जो कहा जाता था एक पट्टी, यानी कि वन पट्टी। तो वैसे ही और जो गांव इन पट्टियों के अधीन में नहीं आते थे तो उन गांवों को स्वतंत्र रूप से फुटकर गांव के नाम से जाना जाता था। ठीक हो गया, इतनी चीजें ध्यान में रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। नरेंद्र शाह के शासन काल में भू व्यवस्था की विषमताओं को दूर किया गया। ठीक है, जो छोटी बड़ी ये विषमताएं थी उनको इसी के समय में दूर किया गया। ये नाम आ सकता है कभी भी भविष्य में कभी भी एग्जामों में। आगे हम बढ़ते हैं। गांव में राजस्व वसूली का कार्य ये पहले कामदारों के द्वारा कराया जाता था, फिर बाद में जो है ये प्रधानों के द्वारा किया जाता था। यही जो है प्रधान, ये बाद में इनका नाम परिवर्तित होकर अब वर्तमान में जो ग्राम प्रधान के नाम से ये जाने जाते थे, उस समय इनका नाम जो है रखा गया था ये केवल प्रधान। ठीक हो गया ना, तो ये चीजें हुआ करती थी। आगे हम बढ़ते हैं। तो राज्य में पटवारी की स्थिति जो है ब्रिटिश गढ़वाल के समान ही थी। तो यानी कि ये ब्रिटिश जो गढ़वाल में जो जो चीजें ये लागू हो रही थी वही चीजें यहाँ कुमाऊं के और या फिर इस क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में एक जैसी ही इनकी स्थिति थी। यानी कि पटवारी के जो जो भी काम होते थे वो एक जैसे होते थे। अब नेक्स्ट आते हैं कि गांव के प्रमुख को पहले जो है कामिड़ स्याणे के नाम से जाना जाता था। ये याद आपको आ गया होगा, स्याड़ा या बूढ़ा केदार, यही तो है। ठीक है, लेकिन उन्हें अब ये बाद में जो है ये के प्रधान और या थोकदार के नाम से जाना जाने लगा या कहा जाने लगा। और यही फिर वर्तमान की हम बात करें तो इन्हें ग्राम प्रधान के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों के तीनों एकदम से आपको याद में रखने हैं। ठीक है, समझ में आया कुछ? जल्दी से मुझे इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। आगे हम बढ़ते हैं। भूमि बंदोबस्त, यानी कि ब्रिटिश अगर कुमाऊं की बात हो रही है यानी कि ब्रिटिश सरकार के अधीन में भूमि बंदोबस्त की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो कुमाऊं जो नॉन रेगुलेशन प्रांत के नाम से जाना जाता था, यानी कि ये टोटली सत्ता जो रेगुलेटरी जो बॉडीज थी वो कमिश्नर के हाथों में थी। ठीक है, तो 1862 में आगरा ये लगान कानून जो है ये इब्तदाई भावार्थ में तो लागू हो गया। यानी कि प्लेन एरियाज में अब देखिए 1862 में एक जो है वहाँ आगरा में एक लगान कानून जो है लागू ये किया गया। तो उसमें ये रखा गया है कि कि जो है निश्चित इस भूमि के रूप में इतना जो भी टैक्स होगा वो दिया जाएगा। और वही रूपरेखा जो है तराई भावर के क्षेत्रों में, यानी कि उत्तराखंड की वर्तमान हरिद्वार और उधम सिंह नगर हल्द्वानी वाले क्षेत्रों में ये व्यवस्था लागू हो गई। लेकिन परंतु अल्मोड़ा नैनीताल आदि से पुराने नियमों के बेस पर ही लगान लिया जाता था। उसमें ऐसी व्यवस्था को लागू नई व्यवस्था को लागू नहीं किया गया था। ठीक है, तो उसके लिए कुछ ऐसी भौगोलिक मतलब की स्थितियां होंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। औपनिवेशिक सत्ता की स्थापना जो है 1815 से अगर ये पूर्व राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य जो आधार था वो एग्रीकल्चर था। औपनिवेशिक सत्ता की स्थापना के मतलब आप सब लोग समझ रहे होंगे, जब ब्रिटिश शासन, औपनिवेशिक सत्ता का मतलब होता है ब्रिटिश शासन का शासन। अगर इससे पहले की हम बात करें उस समय इकोनॉमी जो थी वो एग्रीकल्चर के बेस पर थी, वो चाहे गोरखा के समय में हो या फिर ये यहाँ पे कुमाऊं या फिर गढ़वाल नरेशों के समय में हो। तो उनका बेसिक जो आधार थी इकोनॉमी की वो जो एग्रीकल्चर थी। ठीक हो गया, तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा, इसको ये कभी भी आपको दिया जा सकता है। आगे हम बढ़ते हैं। अब गांवों के अंतर्गत में आने वाली भूमि का स्वामी राजा ही होता था। ये पहले की ये ऐसी ये व्यवस्था मतलब की थी। और भूमि पर परंपरागत लगान की जो ये व्यवस्था भी थी उस समय हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन
लेकिन अब बाद में जब ब्रिटिश सरकार या शासन जब लागू हुआ यहाँ पे 1815 के बाद में, यहाँ पर काफी सुधार की प्रक्रिया यहाँ पर लागू होती है और भू हस्तांतरण के व्यक्तिगत अधिकार की शुरुआत यहाँ पर हो जाती है। कि उस समय तो ये था कि पहले के जमाने में जो राजा महाराजाओं का जो शासन था, तो वहां पे तो उस समय क्या था कि भूमि का स्वामी सिर्फ राजा था, और राजा अपने कर्मचारियों को उनके कार्य के बदले में भूमि दान में देता था। ठीक होगा, ये तो थी, लेकिन वो व्यक्ति जो था वो उस भूमि को बेच नहीं सकता था, यानी कि उस भूमि का वो स्वतंत्र मालिक फिर भी नहीं हुआ, वो भी भूमि राजा के अधीन में थी। ठीक है, तो अब इस सिस्टम को ब्रिटिश सरकार ने हटा दिया। उसने बोला कि नहीं भाई, अब जो भूमि का मालिक है वो भूमि को कभी भी किसी को भी बेच सकता है, तो उसी को कहा जाता है व्यक्तिगत अधिकार, जो अभी भी वो क्या है, वर्तमान में ये चीजें लागू हैं। अगर आपके पास में कोई भी भूमि प्रॉपर्टी है तो आप किसी को भी उसको बेच सकते हो। तो ये पद्धति ब्रिटिश मतलब सरकार लेकर आई थी। ठीक हो गया। अगर ये राजा महाराजाओं के का समय आज भी लागू होता तो ये चीजें मतलब कि ये सब चीजें नहीं होती। तो आगे हम बढ़ते हैं कि भू अधिकारों के आधार पर ये इनको निम्नवत ये वर्गीकृत भी किया जा सकता है। यानी कि जो अधिकार थे, जो व्यक्तिगत जो भी मतलब कि राइट थे, वो अब बाद में जो है किन किन रूपों में सामने वो आए। ठीक हो गया। तो देखिए, अभी जो हम पढ़ते हैं ना कि अगर एक फादर है, उनके अगर 4 बेटे हैं, तो फादर की सारी प्रॉपर्टी इन्हीं इन्हीं जो है 4 बेटों में विभाजित होगी। तो ये पद्धति भी कौन लेके आया था? ये पद्धति भी ब्रिटिश सरकार ही लेकर आई थी, जिसे हिस्सेदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता था या जाना जाता है। तो ये तो इसी का नाम आता है। ये पहला ये आपका है, भू अधिकारों के आधार पर इसको जो इसी व्यक्तिगत राइट्स को, अधिकार को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो वो ये पहला आता है आपको हिस्सेदारी अधिकार। ठीक है, बात मुझे समझ में आपको आ रही है नहीं आ रही है, बता भी दो मुझे एक बार, हाँ या ना। तो हिस्सेदारी ये प्रथा की शुरुआत मतलब कि शासनकाल में हुई, और इस वर्ग के ये गांव की कृषि भूमि में ये विक्रय का अधिकार भी मतलब कि दे दिया गया लोगों को, कि भाई आपकी जो भूमि है आप मतलब बेचने के लिए स्वतंत्र हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं करेगा आप। ठीक है, और ये बिनाप ये भूमि को राज्य के अंदर ही रखा गया, यानी कि जो ऐसी भूमियां हैं जिस पर किसी का अधिकार नहीं है और या राज्य सरकार ब्रिटिश ये सरकार का ही राइट है, तो वो उस भूमि को बिनाप के नाम से जाना जाता था, और उसको राज्य उसको कोई बेच नहीं सकता था। सिर्फ वो ब्रिटिश सरकार ही बेच सकती थी ऐसी भूमियों को, और जो बाकी भूमियां जिस पर लोगों का स्वामित्व हो चुका था, तो वो स्वतंत्र थे उस भूमि को क्रय विक्रय करने के लिए, जो भी चीजें थी। ठीक है, तो ये सारे अधिकार ये सब लेके आते ब्रिटिश सरकार। इसी में एक अधिकार आता है ये खायकरी अधिकार। ठीक हो गया। अच्छा, खायकरी और ये अधिकार, इसी को ही हम कहते हैं खायकर। ये शब्द ये आप लोगों को मैंने ये जो चंद वंश के समय में भी मैंने ये नाम एक ये शब्द आया था, याद है आप लोगों को? एनीवन? ये खायकर, जल्दी से बताओ। तो देखो, 1800 अगर याद है तो उसको देख लेना। 1815 के अगर हम बात कर रहे हैं तो इन्हें 2 भागों में इनको भी बांट दिया गया, क्योंकि 1815 में ऐसा क्या था कि इसके बाद ही होता ये सब चीजें हो रही थी। भाई 1815 में ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश शासन लागू हो चुका था ना, तो वो अपने नियम या कानूनों से ये अब सब चीजें सिस्टम को रन करने वाले थे, तो इसीलिए हर जगह पे आप देखोगे तो ये शब्द आपको मिल ही जाएगा। अब इसी खारकर के जो राइट थी, इसको दो भागों में बांटा गया। पहला है ये पक्का खारकर। ठीक है, अब ये पक्का खारकर ये कौन थे? तो देखिए, पक्का जो खाया करते ये वास्तविक भूमि के स्वामी थे। ठीक है, ये वास्तविक भूमि के लिए मतलब कि स्वामी थे। अच्छा, अब ये खायकर वाले को भी मैं आपको समझा ही दूं, चलिए। देखिए, एक होता था ये धातवान, नाम सुना है ना? ये वो होते थे जिनको राजा भूमि देता था, फिर तो ये यानी कि भूमि का ये मालिक था, लेकिन फिर भी उस भूमि को ये बेच नहीं सकता था। लेकिन इसके अधीन में 2 लोग और काम करते थे, जिन ये 2 प्रकार की श्रेणियां हुआ करती थी कृषकों की। एक का नाम था खायकर और दूसरे का नाम अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब बाकी आप लोग उसमें एक बार देख लेना। तो ये उन्हीं में से ये खायकर ये शब्द यहाँ पर रखा है, यानी कि खायकरी वाला राइट, यानी कि सातवाहन के अधीन में जो भूमि वो खायकर को किसी के लिए देता था, तो वो फिर बाद में यही पक्की भूमि का स्वामी भी हो गया। ठीक है, तो यही ब्रिटिश सरकार यही चीजें लेके आई थी। और इसी में दूसरा पॉइंट है, ये पिछले सरकार में भू राजस्व से ये लोग ये कौन थे? ये जो वंचित जो ये लोग रह गए थे, इनको भू स्वामित्व का
फाइनली इनको मतलब कि ये अधिकार दे दिया गया। अभी जैसे अभी हम वर्तमान की हम बात करें ना, जैसे अभी वर्तमान की भूमियों में एक नाम आता है नजूल की भूमियां और या पट्टियों वाली भूमियां, जिन पर क्या है कि अभी भी लोग जो है वो सरकार के नाम जमीन है, लेकिन वो लोग वहाँ बहुत सारे लोग उस जमीन पर अब वो कब्जा किए हुए हैं और या फिर वहां पर भवन अपना घर बनाकर रहते हैं। लेकिन अगर सरकार अगर चाहे तो उस भूमि को, नजूल भूमि को उनके नाम पर आवंटित जो है कर सकती थी। बिल्कुल वैसे ही वो चीजें यहाँ पर भी हो रही थी। तो ये पक्का जो खाएगा था, इसको जो है ब्रिटिश शासन ने उस भूमि का स्वामी ही बना दिया कि भाई ये जो तुम्हारे अंडर में जो जिस भूमि पे आप खेती कर रहे हो ना, वो भले थातवान के वो नाम पर है, लेकिन अब आप इसके स्वामी हो गए हो। मेरी बात समझ में आ गई है? ठीक है। तो अब इन्हें अधीनस्थ भू स्वामी भी कहा जाता है। कभी आपको दे दिया जाएगा ना कि जो है निम्नलिखित में से किन्हें अधीनस्थ भूस्वामी भी कहा जाता है, यानी कि सब ऑर्डिनेट भूमि के स्वामी, जो कि धातुवान के भीतर में उनके अधीन में ये काम करने ये जो है ये क्या करते थे, ये कृषि वाला काम क्या करते थे। ठीक है। तो चलिए अभी दो भागों में इनको जो ब्रिटिश सरकार ने बांट दिया, एक थे पक्का खाएकर और दूसरे जो नाम आता है कच्चा खाएकर। अब ये क्या था भाई, अब कच्चा वाला क्या था, तो जिन ये गांव में हिस्सेदारी की जो भूमि ये प्राप्त जो है जो भी कर लेता था, तो और इस ये प्रकार के सभी जो मामले में वास्तविक अधिकार वाले खाएकर अपना पक्का ये खाएकर ये अधिकार खो देते थे, उन्हें कच्चा खाएकर भी के नाम से भी जाना जाता था। मान लीजिए कि भूमि का क्या वो जो है जो भी बंटवारा हुआ और उस बंटवारे के हिस्से में मान लीजिए कि किसी कच्चे खाड़कर के नाम पर भूमि जो है वो मतलब कि वो आ जाती है। ये मतलब ठीक है, लेकिन फिर भी वो उस बंटवारे में जहां से वो बटा है, उस बंटवारे में सारा हक मतलब कि फिलहाल जब तक भी जिंदा है वो उसी का ही रहता है। तो वो वैसे सेंस में जो है ये इसको कहा जाएगा, इसे जो है कच्चा खाड़कर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, यानी कि वो भूमि जो है 50-50 में ही रह जाती है। चलिए अब तीसरा जो आता है कैनी। ये अच्छा, कैनी का नाम भी मैंने आप लोगों को बताया होगा ना। ये चंद्रवंश के समय में ये कैनी कौन थे भाई? एनीवन जल्दी से बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूं। फिर ये चौथा पॉइंट आता है सिरतान या ये हलिया या और साजी। फिर पांचवा आता है पटवारी व्यवस्था, यानी पटवारी सिस्टम। भूमि में काम करने वाले को कैनी कहा जाता था चंद वंश के शासनकाल में। ठीक है, तो अब ये वही ये मतलब ये कौन थे, ये मजदूर या दास हुआ करते थे। तो जब ब्रिटिश सरकार ये हमारा शासन आया, तब ये अब यहाँ पर क्या हुआ कि औपनिवेशिक शासन में इन्हें खारकर के लिए नाम से वैध अधिकार दिया जाने लगा। और ये जो है ना खारकर भी इसी जो है इन्हीं के श्रेणियों के माने जाते थे। ठीक हो गया। और फिर इन्हीं कैनियों को भी जो है जो भी खायकर का वैध अधिकार दिया जाने लगा, जिनके बारे में अभी खायकर के बारे में हमने ऊपर अभी देखा। ठीक हो गया। फिर ये चौथा जो ये पॉइंट आता है सेतान और हलिया और सांझी। तो इसमें क्या है कि इसमें ये पूर्व की ही भांति अस्थाई यानी कि जो टेम्परेरी फार्मर्स और लेबर इसके अंडर में ही थे, और जो पहले भी ऐसे ही रह गए और ये इनके समय में भी ऐसे ही रह गए। इनके में कोई परिवर्तन ये नहीं हुआ। ये सबसे ये निम्न ये श्रेणी के ये मतलब ये निम्न मतलब सबसे निम्न वर्ग के अंतर्गत में इन लोगों को माना जाता था। ठीक है, तो ये इनकी स्थिति वो जैसी थी पहले वैसे ही यहाँ पर रहेगी। हालांकि सबसे बड़ा फायदा जो किनको हुआ, खाएदारों को हुआ और हिस्सेदारी प्रथा वालों को हुआ। ठीक है। चलिए, तो पटवारी व्यवस्था वाले में देखते हैं 1837 में ट्रेल के द्वारा ब्रिटिश शासन की भू राजस्व संरचना में पटवारी नामक पदाधिकारी की शुरुआत हुई। आ सकता है कि पटवारी व्यवस्था लागू करने वाला कौन सा कमिश्नर था। तो ये ट्रेल था, कब क्या था? 1837 में। इंपोर्टेंट है, ध्यान में ये लोग आप सभी लोग देखिएगा। अब इनके काम क्या क्या होते थे, उत्तराखंड में तो पटवारी लेखपाल वाली भर्ती भी आई है। देख लो काम क्या है। अरे गांव में भू राजस्व की वसूली, भूमि का मापन, भूमि संबंधी झगड़ों का निपटारा, कूली बेगार की व्यवस्था। अब ये लाइन तो अब तो नहीं है, ये उस समय की व्यवस्था में थी जब जिस समय कूली बेगार वाला सिस्टम जो है चलता था। हालांकि ये 1921 में इसलिए ये समाप्त भी हो गया। ठीक है। अब तो
ये प्राचीन के समय में हम पढ़ेंगे तो ये व्यवस्था भी यही करता था पटवारी, अब तो ये खत्म हो गया। और पुलिस संबंधी भी कार्य यही करता है। अभी वर्तमान में भी पहाड़ों पे आप देखोगे तो बहुत सारे पुलिस वाले काम जो है पटवारियों के द्वारा भी ही किए जाते हैं। जब प्लेन में तो नहीं होते, वहां पर आज भी किए जाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, अभी तक हमने भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था जो है कुमाऊं ब्रिटिश के बारे में जानी। अब हम जानते हैं कि टिहरी राज्य के समय में, यानी कि यह टिहरी में ये व्यवस्था जो है कैसी थी और क्या क्या चीजें मतलब कि होती थी।